दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और इस बात करें चैप्टर्स की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो काफ़ी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, इसमें हर एक वर्ष एक से या दो से प्रश्न हमेशा रहते हैं। तो जैसे कि हम इसमें आपको इसमें विश्लेषण क्या करेंगे, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे और इसको देखकर उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो आज हम ख़त्म करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता और इसका एक एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें एक भी एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो लेट नहीं करते हैं, इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हो तो जरूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स फॉर रेडी गो। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे देखो बात करें कि तो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि इसमें बात किया जाता है कि मानव कैसे पृथ्वी पर आया था और कैसे मानव ने अपना पहला समाज जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहन सहन, उसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और उसके बारे में बताता है। और जैसे कि यूपीएससी की बात करें जाए तो इसमें अर्थव्यवस्था, इसका इकोनॉमिक कंडीशन एंड द पॉलिटिकल, इस सब के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए अब देखते हैं। पहला देखो क्या इसका बात क्या कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ से होता है। मतलब भारत का इतिहास के बारे में अगर पता चलता है कि भारत में सबसे पहले मानव कहाँ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में अपना समाज बताया, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते थे। कितने लोगों को भी लगता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कितने लोगों को लगता होगा कि जैसे हड़प्पा सभ्यता अलग है और सिंधु घाटी सभ्यता अलग है। नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता एक ही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल था जो कि हड़प्पा से खोजा गया और हड़प्पा को खोजा गया, इसीलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब देखो आगे क्या बढ़ते हैं कि इस सभ्यता को 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया से पश्चिम भाग में फैले हुए। जैसे कि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की, तो भारत की बात करें तो दक्षिण में जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया एंड द अफगानिस्तान, ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ था और दक्षिणी और पश्चिमी भाग में फैला हुआ था। वर्तमान में जैसे कि देखिए रहो कि पाकिस्तान में और पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ समकालीन सभ्यता थी। जैसे कि पहले मानव थोड़ा था कि पहले मानव कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही रहे थे, बहुत जगह रहे थे। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की चार बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यता में से उन्नत थी। मतलब कि बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग पहले जब इस शहर को बसाएं तो राजनीतिक जीवन करना सीख गए। और इसमें देखा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और यही बात नहीं, इसका पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन भी देखा जाए तो काफ़ी मजबूत थी। लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली करते थे। इसके अंतर्गत वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है कि जैसे एक वस्तु को लेकर दूसरे वस्तु के बदल लिए थे। मतलब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, मतलब था जहाँ तक कि सेल खड़ी का, जैसे कि व्यापारियों को व्यापारी करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जहाँ तक की बात करें समाज की, तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग करते थे। 1920 भारतीय में सिंधु घाटी सभ्यता ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे खोज ली। मतलब 1920 नहीं होगा, 1921 में यहाँ होगा। 1921 में हड़प्पा खोजा गया। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हड़प्पा का खोज 1921 में हड़प्पा का खोज किया गया। और बात करें मोहनजोदड़ो को तो 1922 ईस्वी में। और बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया। अब देखिए आगे बढ़ते, जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग तत्कालीन डायरेक्टर जॉन मार्शल, मतलब भारत का पुरातात्विक विभाग, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडिया, मतलब कि जो खुदाई करता है, अवशेषों को खोजते हैं, उसका जो विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल, जो कि 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता को एक नई सभ्यता की घोषणा कर देते। मतलब कि 1921 में ही हड़प्पा का एक सभ्यता हड़प्पा मिल गया था, 1922 में मोहनजोदड़ो मिल गया था और 1924 में सर जॉन मार्शल ने यह कह दिया था कि हमें एक हड़प्पा नाम की सभ्यता मिली है जो कि यह काफ़ी पुरानी लग रही है। और उसके बाद बात करें तो जैसे कि इस हड़प्पा की बात करें तो सबसे पहले रेल लाइन कराची से लेकर बिछाया जा रहा था। रेल लाइन
इसी के बीच में जब वहाँ पर एक बर्टन और बंधु नामक दो भाई मिले थे, ओके। और जो बर्टन और बंधु नामक जो दो भाई थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर खोदा, देखा कि बहुत सारे ईंटें निकल रहे हैं। इसी से उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ तो है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर खुदाई जारी करवाया। तो यहाँ पूछता है कि रेल लाइन निर्माण के समय किसने बताया था कि यहाँ पर कोई हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन था? तो बर्टन और बंधु, ये पूछा गया है। तो अब देखते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखो अभी यहाँ पर जैसे कि खोजकर्ता में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की बात करें तो पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा विकसित है। और हड़प्पा से हमें मनुष्य के शरीर की बालू पत्थर की बनी मूर्तियाँ मिली है। मतलब मनुष्य के मतलब जो शरीर हो वो बालू और पत्थर की बन रही है। हमें हड़प्पा सभ्यता से एक अन्नागार की भी प्राप्ति हुई और एक बैलगाड़ी की भी प्राप्ति हुई। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो बात करें, आगे बढ़ते हैं तो दूसरा हमारा जो साइट आता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो इसका दूसरा नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो को दूसरों का अर्थ में क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में 1922 ईस्वी में पाकिस्तान प्रांत के लारकाना जिले में, ये सिंधु नदी के किनारे। तो पहला पूछेगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। कितना में किया? तो 1921 में किया था। यहाँ से क्या मिला था? तो यहाँ फिर मनुष्य के एक मतलब कि शरीर का जो बलुआ का बना हुआ आकृति मिला है, और यहाँ से एक अन्नागार की प्राप्ति हुआ और एक बैलगाड़ी मिला है। उसके बाद बात करें, हमसे पूछेगा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। राखालदास बनर्जी 1922 में खोजे थे। ये पंजाब प्रांत के लारकाना जिला में है और सिंधु नदी के तट पर है। और बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से हमें बिसलाल स्नानागार मिला है। स्नानागार के मतलब कि आप सोचिए कि एक ऐसी सभ्यता जो अपने काल में इतना उद्भव नगरीय सभ्यता थी, जिसमें हमें अभी तक विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। और उसके बाद यहाँ से अन्नागार की प्राप्ति हुई। अन्नागार का मतलब हुआ कि कोठरी जहाँ पर हम लोग अन्न के लिए बचा कर रखते थे। यहाँ के लोग इतने विकसित थे कि उन्होंने देखा था कि भविष्य में अगर हम लोग को इकोनॉमिक कंडीशन में, इकोनॉमिक्स पर, अर्थव्यवस्था पर अगर ज़्यादा प्रभाव पड़ा तो हम यहाँ से अन्न को एकत्रित करके रख कर बाद में इसको उपयोग कर सकते। उसके बाद यहाँ से कार्स की नर्तकी की मूर्ति मिली। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कि कांसा की बनी हुई है। और यहाँ से पशुपति महादेव की मुहर मिली है। पशुपति महादेव की मुहर की बात करें हम लोग तो देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है हर एक साल बीपीएससी, ये इसका मतलब कि पैटर्न रहता है। चाहे फिर आप लोग देखो 68 बीपीएससी या 69 बीपीएससी या 16 बीपीएससी के देखना, एक क्वेश्चन खोल के देखना। इसमें पूछा गया है कि जैसे कि पशुपति सील की जो मुहर है उसमें किस मतलब पशु का अंकन नहीं किया गया, मतलब किस पशु का चित्र उसमें नहीं है। तो देखना हर एक साल की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से परिचित नहीं थे। क्या चीज़ से नहीं परिचित थे? तो गाय से नहीं परिचित थे। तो इसी में तुम बोलना कि इसका सील पर गाय का चित्र नहीं है, जबकि इसमें हाथी, भैंसा, गेंडा ये सब का चित्र है। और उसके बाद यही हिरन का भी इसमें चित्र मिलता है। तो देखो यहाँ पे दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली। एक दाढ़ी वाला योगी है कि जो अपने शांति से एक बैठा हुआ है, उसका मूर्ति मिला है। और बुने हुए कपड़े भी मिले हैं। तो हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद देखो अब दूसरा हमारा साइड तीसरा आ गया सूतका गेंडोर। तो सूतका गेंडोर था, जो सूतका गेंडोर जो कि इनका खोज अस्टीन ने 1929 में पाकिस्तान के दक्षिण पंजीरा बलूचिस्तान में ये स्थित है। कौन? सूतका गेंडोर, जो कि कौन? दासक नदी के किनारे। और हमें सूतका गेंडोर से क्या सच मिला है कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। मतलब हमें यहीं से सूतका गेंडोर से प्राप्त हुआ कि हड़प्पा के लोग और बेबीलोन के लोग दोनों को व्यापार करते थे। मतलब कि जैसे हो गया, बात करें तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया एंड द कॉपर, ये सब का व्यापार होता था। उसके बाद देखियो तो तीसरा चौथा हमारा साइट आ गया चनहुद्रो का खोज एनजी मजूमदार ने किए थे 1931 में 1931 में। तो पहले पूछेगा
कि हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में, पूछेगा मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में, पूछेगा सूत्रकृत का खोज तो 29 ईस्वी में, पूछेगा चंद्रहुदड़ो का खोज तो 31 1931 में। कौन? तो एनजी मजूमदार। और ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। कौन? चंद्रहुदड़ो। आपको देखने को मिलेगा कि सिंधु घाटी के ज़्यादा से ज़्यादा साइट सिंधु नदी के या सिंधु के सहायक नदी जैसे हो गया ब्यास, सतलज, रावी, ये सब नदियों के किनारे मिलेगा। उसके बाद देखो चंद्रहुदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ मनके बनाने की दुकानें मिली और बिल्ली के पीछा करते हुए एक कुत्ते का चिन्ह मिला है। पद चिन्ह मतलब उसका पैर का चिन्ह मिला है कि एक बिल्ली एक कुत्ते को पीछा कर रही है। तो इसका पद चिन्ह हमें कहाँ से मिला? चंद्रहुदड़ो से। मनका बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिला है? चंद्रहुदड़ो से। उसके बाद देखो हमारा जो अगला साइट है जिसका नाम है आमरी। क्या नाम है? आमरी। देखो आमरी की बात करें तो आमरी का खोज एनजी मजूमदार ने 1935 ईस्वी में एनजी मजूमदार। आमरी क्या चीज? आमरी। आमरी चूँकि सिंधु नदी के तट पर है, मैंने क्या बोला कि जितना से जितना साइट रहेगा सब सिंधु नदी के या उसके सहायक नदियों के अगल बगल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते थे कि उस समय जब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता हो वो रेगिस्तान के लगभग जैसे कि राजस्थान हो गया ये सब के अगल बगल है, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत दिक्कतें होती है सिंधु नदी के तट पर। इसलिए रहते थे कि गंगा के दोआब क्षेत्र से जो मैदानी था वहाँ पर सिंचाई हो सकता था। उसके बाद देखो आमरी से हमें हिरन के साक्ष्य मिले। आमरी से क्या मिले? हिरन के साक्ष्य। उसके बाद हमारा जो अगला साइट आता है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से हमें क्या मिला? कच्ची ईंटों का साक्ष्य मिला। कालीबंगा से क्या मिला? हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में घोष किए थे। कौन? घोष। उसके बाद राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे कौन है? कालीबंगा। और इसमें हमें कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली, ऊँट की हड्डियाँ मिली और लकड़ी का हल मिला। तो पूछता ये हर बार पूछता ये पूछ लेता है कि लकड़ी का हल कहाँ से मिला? तो लकड़ी का हल कालीबंगा से मिला। अग्नि वेदिकाएँ कहाँ मिली? कालीबंगा से। ऊँट की हड्डियाँ कहाँ मिली? कालीबंगा से। उसके बाद देखो अगला साइट हमारा है लोथल। लोथल का खोज SR राव ने किए थे। R राव लिखा हुआ है मतलब SR राव होगा। तो लोथल का खोज SR राव ने किए थे 1953 ईस्वी में। ये गुजरात के कैम्बी की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मतलब कि ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका बात करें लोथल के तो लोथल मानव निर्मित बंदरगाह है। यहाँ से मिला है, यहाँ गोदीबाड़ा मिला है, मतलब डॉकयार्ड जहाँ पर जैसे कि हम लोग व्यापार करके आते हैं घोड़े को बांध दिए यहाँ पर बांध दिए वो सब। यहाँ चावल की भूसिया में कहाँ से मिली है? लोथल से। लोथल से अग्नि वेदिकाएँ मिली है। शतरंज का खेल। ये भी पूछेगा कि सबसे पहले शतरंज का खेल का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहली सभ्यता था जिसने शतरंज का खेल स्टार्ट किया था। और बात करें कि कपास की खेती सबसे पहले किस सभ्यता ने किया? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन है कोई शतरंज वाला, ये दो को हमेशा पूछते हैं क्योंकि ये दोनों कोई भी सभ्यता से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि शतरंज तो हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। और बात करें कपास की तो कपास भी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ये दो को हमेशा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब पूछ लेता है कि जैसे कि शतरंज का खेल और कपास का सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा साइट है जिसका नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा का खोज JP जोशी ने किए थे 1964 ईस्वी में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। सुरकोटदा से हमें घोड़े की हड्डियाँ मिली है और मनके बनाने के कारखाने मिले। देखो घोड़े की हड्डियाँ मिली है लेकिन इसमें एक भी क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे। तो किस पशु से परिचित की बात अगर आता है तो इसमें गाय से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग और घोड़े से परिचित नहीं थे, क्योंकि घोड़े को जो साक्ष्य मिले हैं हमें मिले लोथल के डॉकयार्ड सब से मिले, क्योंकि लोग बाहर से व्यापार करके लाते थे वहाँ घोड़े को लगाते थे, इसलिए हमें घोड़े की हड्डियाँ मिला है। कहाँ? सुरकोटदा। सुरकोटदा क्या है? बंदरगाह है। सुरकोटदा क्या है? बंदरगाह। यहाँ से मनके मिले हैं और सुरकोटदा को 1964 में JP जोशी गुजरात में। अगला है बनवाली। बनवाली का खोज RS बिष्ट ने किए थे 1974 ईस्वी में। हरियाणा के हिसार जिले में बनवाली स्थित है और इससे हमें मनके और जौ और हड़प्पा पूर्व हड़प्पा की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगला साइट हमारा आता है धौलावीरा। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा का खोज RS बिष्ट ही किए थे 1985 ईस्वी में। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। जल निकासी प्रणाली इसमें मिली है और जल कुंड भी हमें यहाँ से मिला है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं हम। देखो हड़प्पा सभ्यता एक ही चरण नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कई चरणों में जैसे कि 1 से 2 से या 3 चरणों में विभाजित थी।
हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की एक ही चरणों में नहीं, हड़प्पा सभ्यता 3 चरणों में विभाजित थी। पहला जो प्रोटो है, मतलब हड़प्पा ए सिविलाइजेशन, मतलब कि पहले थी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता जो कि 33,000 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व चला। परिकप हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300 ईस्वी। मतलब हड़प्पा सभ्यता को 3 अलग अलग वर्गों में बांटा गया। पहला प्रारंभिक, परिपक्व, उत्तर हड़प्पा काल। परिकर हड़प्पा काल में यह था कि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी पीक पर पहुंच गई। मतलब कोई भी सभ्यता की बात करो तो देखो, कोई भी सभ्यता, जैसे कि कहीं भी हम लोग जैसे बसते हैं तो पहले एक घर आया, 2 घर आया, 3 घर आया, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उसके बाद जब खत्म होने लगता है तो धीरे धीरे सब पतन की ओर। तो कोई भी सभ्यता पहले परिपक्व की अवस्था की ओर जाती है, फिर पतन की ओर जाने लगती है। तो चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता हाकरा चरण से संबंधित है। कौन चरण से? हाकरा चरण से, जिसे हाकरा नदी चिन्हित है। मतलब घाघर हाकरा नदी के किनारे प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा लिपि का प्रथम उदाहरण 3300 ईसा पूर्व समय से मिलता है। मतलब हड़प्पा के बारे में 3300 ईसा पूर्व से हमें जानकारी मिलता है। इस चरण की विशेषताएं एक केंद्रीय इकाइयों का होना, बढ़ते हुए नगरीय गुण। मतलब कि सभ्यता की जागरण की जानकारी हमें इसलिए मिलता है। प्रारंभिक हड़प्पा हम लोग इसलिए कहें क्योंकि नगर की सब जो विकास था वो काफ़ी तेजी से हो रहा था। नगर बहुत ज़्यादा की परिपक्व अवस्था की ओर जा रही थी। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। उस समय भी देखो इनका कैसा कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन था कि ये लोग मटर की खेती और तिल का खेती और खजूर के और रुई आदि की खेती होती थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किससे? तो मटर का खेती करते थे। क्या चीज़ का? तो मटर का लोग खेती करते थे। मटर का खेती करते थे, तिल का खेती करते थे। किस चीज़ का? तिल का। मतलब कि देखो कितना ये लोग इकोनॉमिक से कितना ये लोग डेवलप थे कि लोग उस समय, जिस समय पृथ्वी पर मानव भी नहीं हो रहा था, तो लेकिन ये लोग कितनी अच्छी सभ्यता बनाए। और मटर का, तिल का, बहुत सारे जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, अन्नागार हो गया, ये सब का निर्माण किया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कोटदीजी नामक स्थान है, ठीक। कोटदीजी से हमें हड़प्पा सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। हड़प्पा सभ्यता के मतलब के बारे में बताता है। 26 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। मतलब 2500 ईसा पूर्व जैसे कि बोलते हैं, तो 26 ईसा पूर्व में हड़प्पा काफ़ी पीक पर पहुंच गई थी, काफ़ी पीक पर। अब देखो पीक पर पहुंची, अब धीरे धीरे इसका पतन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता बड़े बड़े नगर के केंद्रों में परिवर्तित हो चुके थे। जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में, लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो देखो जो बड़ा बड़ा स्थल था जैसे कि मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में और पंजाब के लड़काना ज़िले में है, और हड़प्पा भी वहीं है। लेकिन देखो इसके बात करें तो दोनों नगर इतना बड़ा था और दोनों नगर पाकिस्तान में था। जबकि दूसरा नगर लोथल, लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का आरंभ कब हुआ था? 1800 ईसा पूर्व। तो परिपक्व अवस्था मतलब पीक एज पर कब पहुंचा? 26 ईसा पूर्व। और पतन कब? 1800 से। माना जाता है कि 1700 ईसा पूर्व आते आते सभ्यता के कई सार समाप्त हो चुके थे। और इसी के बाद में देखो बहुत सारे, जैसे कि बात रहे तो साइंटिस्ट के बारे में, बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बोलते हैं। जैसे कि आईआईटी खड़गपुर ने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ये मतलब कि मौसमी के कारण, मौसम के दशाओं के कारण हुआ, जैसे कि बाढ़, ये सब के कारण। जबकि ये विश्लेषण नहीं करते। जैसे कि वहीं पर अगर दूसरा बात करें तो दूसरा साइंटिस्ट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि इस सभ्यता का पतन हुआ कि काफ़ी सूखा रहने के कारण, पता नहीं इस कारण से उस कारण से, मतलब एक एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन अनुमान लगाते हैं कि इसी के कारण हुआ था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो नदी के किनारे बसे हुए थे, इसी कारण से बाढ़ बाढ़ आया होगा और बाढ़ के कारण ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसके बारे में। तो इसके आगे बढ़ते तो देखो क्या कह रही है अगली, देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद सही इसके तत्व, मतलब कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि पतन हो गया, तो हम लोग बाद में तो देखते हैं जैसे कोई सभ्यता थी नीचे दब गई थी, बाद में तो हमें मिल रही है। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 से 900 ईसा पूर्व। मतलब कि हड़प्पा का अंतिम समय जो अंतिम एजरा हुआ कि जब पतन के बाद करना 1000 से 900 ईसा पूर्व समाप्ति। अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर के बारे में। तो देखो
हड़प्पा सभ्यता की अगर नगर की बात करें हम लोग, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर काफ़ी तक बहुत अच्छी थी। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय योजना की प्रणाली के नाम से जानी जाती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जैसा कोई भी आज तक कोई भी सिविलाइजेशन हो आज तक किसी ने नहीं बनाया है। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जानी जाती है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अपने नगरों में अपने दुर्ग थे, मतलब कि दुर्ग का मतलब ये था कि जो अपर लोग थे, मतलब बड़े लोग थे, वो दुर्ग में रहते थे और छोटे लोग अलग कुछ ऊंचाई पर स्थित थे। दुर्ग जो कि नगर कुछ ऊंचाई पर थे और इसमें उच्च वर्ग अलग रहते थे और निम्न वर्ग अलग। दुर्ग के नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर थे। दुर्ग के नीचे ईंटों से निर्मित है जिसके सामान्य लोग निवास करते थे। जैसे सामान्य लोग में बात करें कि जैसे लोग किसान हो गया, जीवन यापन करने के लिए लोग नीचे रहते थे, और जो जैसे बड़े लोग थे, व्यापारी, ये लोग क्या जिसमें दुर्ग में ऊंचे में रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि इस सभ्यता की ग्रिड प्रणाली मौजूद थी। मतलब ग्रिड प्रणाली मतलब क्या कहता है, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, जहाँ तक यूपीएससी बीपीएससी में बताया जाता है कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जब काटती है तो एक ग्रिड का निर्माण होता है। तो पृथ्वी का ग्रिड हम क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को जब काटती है तो ग्रिड का निर्माण करती है। तो अब वही बात हमें यहाँ पर लॉजिकली लगाना है कि देखो, इसका जो इस सभ्यता की जो ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, मतलब कि सभ्यता की थी जो रोडें थी वो 90 डिग्री पर काटती थी। हर एक रोडे, तो मतलब कि चारों तरफ लोग रहते थे, जिससे कि एक तरफ इधर देखो घर है, इसमें देखो भाई बता रहा हूँ, इधर देखो इस घर है और इधर घर है, तो जिससे कि हमें देखो पता चलता है एकदम घरों के जो आकार है वो सामान्य था। जहाँ तक थी देखो, घर के जो दरवाजे थे वो रोड के पीछे खुलते थे, और यहीं पर लोग इसलिए पीछे खोलते थे क्योंकि आगे से जैसे रोड रहा, जैसे कि कोई भी, जैसे कि कुछ कम प्रॉब्लम रहा, जैसे कि कोई जानवर भी रहा तो घर में डायरेक्ट आगे वाले रोड से हिल जाएगा, लेकिन घर का दरवाज़ा पीछे होता था। इसके अंतर्गत देखो, ग्रिड के अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण कर काटती थी। समकोण पर मैंने बताया था कि समकोण पर काटती थी, और इसमें भी वही बोल रहा है कि सड़कें समकोण पर काटती थी। और 90 डिग्री समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। अन्न के भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की एक नगर की प्रमुख विशेषता थी। देखो, अन्न का भंडार था जो कि हड़प्पा सभ्यता की एक काफ़ी विकसित सभ्यता थी। ये लोग क्या करते थे कि अन्न उपजाते थे, फिर उसको रख कर ढक कर रखते थे कि जैसे कभी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर आ गया, जिसे इसमें ये लोग उपयोग करते थे। जैसे कि अब हम बात करें तो जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र मन के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग। देखो यहाँ पर तुमको समझ में नहीं आया होगा, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे जो कि पके हुए ईंटे का प्रयोग करते थे, जबकि वहीं पर मिस्र की सभ्यता हो गई, सुमेरियन की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता हो गई, ये सब सभ्यता में तुम लोग देखोगे कि जहाँ तक ईंटें था तो कच्चे ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन हड़प्पा एक ऐसा सभ्यता था जहाँ की पके हुए ईंटों का उपयोग करते थे। और इनको ईंटों का देखो, एक बात और ध्यान रखना, ईंटों का जो रेशियो रहता था वो 4:2:1 होता था, मतलब 4:2:1 में इनका ईंटा होता था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। मतलब कि इस सभ्यता में लोग अभी भी नालियों का उपयोग करते थे और नालियाँ ऊपर से ढकी हुई रहती थी। ये नहीं कि आजकल के जैसे लोगों को देखते हैं, जैसे हमारे नगरों में देखते हैं कि जहाँ तहाँ नालियाँ खुली रहती थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की एक एक्चुअल बात थी कि ये लोग बहुत अच्छे नालियों का उपयोग करते थे, जिससे कि पानी में, ड्रिलिंग सिस्टम में, ड्रेनेज में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि नालियाँ हमेशा रोड के बगल से गुजरती थी, घर के आगे नालियाँ रहती थी। और इसमें ज़्यादा से बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग में कुओं का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया है। घर के आगे कुएं के साथ मिलते हैं, हम लोग के घर के अंदर भी कुएं के साथ मिलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता में पानी का प्रॉब्लम देखा गया था। तो यहाँ तक आशा होगा कि तुमको समझ में आया होगा। कि अब देखो आगे देखते हैं क्या चीज़। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं स्नानागार और आंगन होता था, मतलब कि घर के अंदर नहाने की जगह, मतलब सब कुछ प्रॉब्लम, बाथरूम के सब कुछ प्रॉब्लम था। किचन और घरों जो थे वो बहुत समकोण में, ज़्यादा करके बात करें तो घरों थे जो कि क्यूब के आकार के बनाए गए थे। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं नहीं पाए जाते। कालीबंगा की एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारे घरों, जैसे कि देखोगे तो उसमें कुएं नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ के बगल में क्या थी, नदी थी, तो इसलिए वे लोग कुएं नहीं बनाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल की बात करें, धौलावीरा में, इस सब की बात करें तो नगरों की, बहुत से नगर की दीवार द्वारा भागों में विभाजित थे, मतलब नगर बहुत से मतलब भागों में विभाजित थे।
तो ऐसा हुआ कि यहाँ तक हम लोग आज हम लोगों ने देखा और आप लोग को मैंने बताया। और कल हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे और कल हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, कृषि के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिकली कैसे थे ये लोग, कृषि में क्या क्या चीज़ के उपयोग करते थे। तो ऐसा होगा कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा था। और आने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि बहुत सारे लोग देख सकें। इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।